हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th का फिजिक्स का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट क्लास में मैंने देखा था कि ये दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, और जो अपना फर्स्ट लेक्चर था, जो बेसिक लेक्चर था, उनमें हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग लाइट का जो बेसिक कंसेप्ट है, लाइट क्या होता है, हम लोग को वस्तु क्यों दिखती है, हर एक चीज मैंने क्लियर किया था लेक्चर में। जो बच्चे वो नहीं देख पाए तो पहले वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट बना हुआ चैनल पे जाना, नॉलेज डिकोडर पे, वहां प्लेलिस्ट बना होगा फिजिक्स का, वहां पे पहले देख लेना। क्योंकि होता क्या है ना कि हर एक चीज रिलेटेड होता है। एक्चुअली जो मैं पढ़ाता हूँ ना, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ाता हूँ, जिससे आपको आसानी होती है। तो जो भी ये लेक्चर देख रहे हो तो सबसे पहले वो जाके लेक्चर देख लो, फिर यहाँ लेक्चर पे आओ, कंटिन्यू करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, देखो सबसे पहला पॉइंट है अपना कि कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि आज क्या पढ़ना। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि F बराबर R/2 प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे? F बराबर R/2 प्रूफ करेंगे। ठीक है ना, ठीक है, ये प्रूफ करेंगे F बराबर इज इक्वल टू R/2। ये हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब अब F बराबर R/2 भले आप प्रूफ करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको टर्म तो पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा क्या टर्म है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। ठीक है, देखो क्या आता है, कह रहा है कि डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ विभिन्न पद। ठीक है, अब देखो एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट हमारा था कि वो वक्रता केंद्र क्या होता है भाई। देखो उस वक्रता केंद्र को इंग्लिश में बोला भी जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो इंग्लिश में इसलिए थोड़ा सा बताता हूँ ना, क्योंकि यार जब आप 11th-12th में जाओगे, जब IIT JEE की प्रिपरेशन करते हो, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम इंग्लिश आपको सीखना होता है। तो इसलिए मैं अभी से ही आपको ट्रेन कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का 11th-12th का भी बैच चल रहा है, मंसर क्लास ले रहे हैं IIT JEE मैथमेटिक्स का, है ना। तो यहाँ पे आपको हर चीज प्रोवाइड करूंगा, यहाँ से आपको IIT JEE निकलवा दूंगा, कोई दिक्कत, हर एक चीज प्रोवाइड कराऊंगा आप लोग को। तो इसलिए हम लोग है ना इंग्लिश में थोड़ा यूज करेंगे, जिससे आप लोग को थोड़ा सा समझ में आते रहे। ठीक है, अब समझो ध्यान से। तो वक्रता केंद्र का डेफिनेशन क्या होता है? कहता है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण या वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई गोला ये है, ठीक है, उसी गोला में हमने क्या किया ना कि इस पॉइंट को हमने दर्पण मान लिया, तो ऑब्वियसली जो गोले का केंद्र होगा वही हमारा इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। समझ में आ गया ना, वही चीज लिखा है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया। इसे प्राय C से सूचित करते हैं। देखो C से ही सूचित करेंगे हमेशा। ठीक है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के पीछे होता है। देखो अब समझो, ये कौन से रटने की जरूरत नहीं है, समझने वाली बात है। देखो समझो क्या बात है। देखो जैसे ये अपना गोला है, ठीक है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ बताता हूँ, देखो समझना ध्यान से कि जैसे अपना ये गोला था, ठीक है, ये अपना धंसा हुआ था, ये दर्पक्ष था, ये तो अवतल दर्पण तो क्लियर था। ठीक है, तो देखो वक्रता केंद्र क्या है, ये अपना पॉइंट C, ये अपना वक्रता केंद्र है। जैसे मान लो कि ये अपना उत्तल दर्पण है, क्योंकि ये देखो उभरा हुआ है, सेंटर से दूर की तरफ है, तो ये अपना C क्या है, वक्रता केंद्र। तो आपका एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। ठीक है, चलो देखो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट होता है ध्रुव। ध्रुव या पोल क्या होता है? ये होता है कि गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे प्रायः P से सूचित किया जाता है। तो जो ज्यामितीय केंद्र होता है ना, वही हमारा क्या होता है, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे प्रायः P से सूचित किया जाता है। दूसरे शब्दों में दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये अपना दर्पण है, ये पूरा MM' क्या है, अपना दर्पण है। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये मिड पॉइंट, यही अपना P है, इसी को ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये पॉइंट, देखो ये अपना दर्पण था, तो दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट P, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है, हाँ एक चीज और, यहाँ पे आप देख रहे होते कि यहाँ पे वक्रता केंद्र के सामने होता है वक्रता केंद्र, और उत्तल दर्पण में या वक्रता केंद्र जो होता है वो दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, देखो कैसे, जैसे मान लो कि दर्पण तो इधर तो हमारा रजती था, तो ऑब्वियसली जो भी हमारा रिफ्लेक्शन होगा, लाइट अगर इधर से आएगा तो ऑब्वियसली ये दर्पण के सामने है वक्रता केंद्र। लेकिन जब आप उत्तल दर्पण में देखते हो तो यहाँ पे आप देखो कि ऑब्वियसली ये पार्ट तो रजतीत है। ठीक है, जो भी हमारा लाइट आएगा इधर से ही आएगा और इधर से ही रिफ्लेक्ट होके जाएगा। लेकिन जो वक्रता केंद्र होगा वो तो अंदर ही होगा। मीन्स क्या, जो दर्पण है वो दर्पण क्या है, ये पीछे है। इसलिए ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा था कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के पीछे होता है। समझ में आ गया, ध्रुव भी समझ में आ गया। अब एक और टर्म देखो, अगला मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग का क्या है, समझ में आ रहा है, वो समझ लो। देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है ना कि दर्पण के ध्रुव
और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए जैसे दर्पण का ध्रुव कौन सा था, ये अपना पॉइंट पी ध्रुव था, ये अपना वक्रता केंद्र था, इसको जो मिलाती हुई रेखा निकल जाएगी ना होते हुए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसी तरह यहाँ भी देखो ये पॉइंट अपना पी ध्रुव था, ये पॉइंट अपना वक्रता केंद्र था, इसी को मिलाते हुए जस्ट निकल गया, तो हम इसको क्या बोल देंगे, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। एक्स में हमारा क्या है, अपना मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो एक चीज तो क्लियर हो गया, आपका वक्रता केंद्र क्लियर हो गया, ये सी है, ध्रुव क्लियर हो गया, ये है, और जो इसके दोनों से होकर निकलेगा उससे हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो चुकी है। अब चलो आगे। अब कहता है दर्पण का द्वारक क्या है, दर्पण का द्वारक एपर्चर ऑफ मिरर, ये होता है कि दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। मतलब देख लो कि दर्पण हमारा कितना चौड़ा है, देख लो ध्यान से, ये यहां से शुरू हुआ दर्पण यहाँ पे खत्म हो रहा, मतलब एमएम डैश, एमएम डैश को हम लोग क्या बोल देंगे, दर्पण का द्वारक। देखो एमएम डैश को क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक, अर्थात दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। वही चीज है, ऑब्वियस सी बात है कि आईने भैया एम और एम डैश इतना बड़ा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से जैसे यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा अंत तक, यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, ऐसा थोड़ा कि इधर से कुछ रिफ्लेक्शन हो जाए, क्योंकि इधर तो आईना ही नहीं है, आईना यहाँ से यहाँ तक है, तो आप लोग बोल सकते हो कि ये एक तरह से परावर्तक सतह की काम करता है। ठीक है, ये चीज तो समझ में चलो आ गई। ठीक है, अब समझो ध्यान से। अब एक टर्म आता वक्रता त्रिज्या, एक टर्म आता अपना वक्रता त्रिज्या, समझना ये बहुत अच्छा टर्म है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या होता है ना कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो मैंने गोला बनाया था इस पॉइंट पे, तो अंदर में तो एक केंद्र था, ऑब्वियसली जो केंद्र होगा तो इसका रेडियस भी कुछ ना कुछ होगा, मतलब त्रिज्या भी कुछ ना कुछ, यही त्रिज्या एक तरह से वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और अगर और इसको कन्फाइंड वे में देखो और अच्छे रूप में भी देखो, ठीक है ना, और अगर डेप्थ में जाकर देखो तो इसका डेफिनेशन देखो, अच्छा डेफिनेशन क्या होता है कि अगर दूसरे शब्दों में देखो, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र की तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इनका कहना यह है कि आप दर्पण का ध्रुव कौन सा, ये P, और वक्रता केंद्र कौन है C, ये डिस्टेंस जो आप निकाल लोगे ना, यहां से लेकर के यहां जो डिस्टेंस निकाल लोगे, यही अपना क्या है, वक्रता त्रिज्या। दिस इज आवर R, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया कि वक्रता त्रिज्या क्या है, मतलब कुछ करना नहीं है भैया, जो ध्रुव और जो वक्रता केंद्र होता है दोनों के बीच के गैप को हम लोग क्या बोल देते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये चीज क्लियर हो चुका था। चलो अब आगे देखते हैं। अब कोई तो ये अपना बेसिक सा टर्म था, ये आपको टर्म जाना जरूरी था, क्योंकि मैं इसका यूज करते रहूंगा, हर चीज जो भी पढ़ेंगे ना आगे इस सब का मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। ठीक है, अब देखो कि जैसे मान लो कि अब आता है कि मुख्य फोकस क्या होता है एवं फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, ये सब अभी डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो कि अभी अवतल दर्पण का हम लोग केस ले रहे हैं, क्या लिखा, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस एवं फोकस दूरी। देखो सबसे पहला चीज, ये अपना अवतल दर्पण, ये एम डैश, ये तो समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये अपना अवतल दर्पण क्योंकि धसा है तो अवतल दर्पण है। देखो जो सबसे पहला पॉइंट आप लोग को रिमेंबर रखना होता है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्षर पर एक बिंदु पर अपसरित होती है, इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। इनका कहना क्या है कि यह है अपना अवतल दर्पण, कह रहा है कि प्रधान अक्ष के पैरेलल, ये अपना प्रधान अक्ष था, इसके पैरेलल जितना भी किरण जाएगा वो इससे मिरर से परावर्तित होकर किसी एक बिंदु पे आ जाएगा, मतलब एक बिंदु पे क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। जिस बिंदु पे ये कंसंट्रेट होगा ना उसी को हम लोग फोकस बोलते हैं। ये फोकस का कभी कभी बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड से में डेफिनेशन पूछ लिया जाता है, इसलिए बता कि जो भी अपना प्रधान अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आएंगी वो मस्त एकदम परावर्तित होकर के एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी, एक पॉइंट पे ये क्या हो जाएगी, कंसंट्रेट हो जाएगी, अपसरित हो जाएगी। तो हम लोग इसको बोल लेते हैं क्या, जिस पॉइंट पे अपसरित होती है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस, मुख्य फोकस। ठीक है, अब समझो, अब इस प्राय इसे एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब बताओ कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है, क्यों होता है, क्योंकि भैया दर्पण के सामने बन रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी चीज दर्पण के सामने बन रहा है तो क्या होगा, हमारा वास्तविक होगा। ठीक है, ये चीज समझ में एक तरह से आ गया था। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर अवतल दर्पण एक जगह पे अभिसरित कर रहा है, अभिसरित कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, अभिसारी दर्पण। देखो वो भी लिखा हुआ है, चूंकि अवतल दर्पण सभी समांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करता है तो इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, क्योंकि देखो हर एक किरण जो प्रधान अक्ष के पैरेलल गई थी
पूरा एकदम परावर्तित होकर के एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रही है, एक पॉइंट पे अवसरित हो रही है। इस पॉइंट को बोलते हैं मुख्य फोकस, और इसलिए इसको बोलते हैं, जब इस पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे ये कंसंट्रेट होता है, इस कारण से इसको बोला जाता है अभिसारी दर्पण। ठीक है, तो आपका मुख्य फोकस क्लियर हो गया था। ठीक है, ये अपना मुख्य फोकस था। फिर बोला गया कि भैया हमारा फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। इनका कहना क्या है कि ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जैसे मान लो कि ध्रुव तो ये पॉइंट था और ये फोकस ये था, तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो, ये वाला डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं क्या, फोकस दूरी, एफ। क्या बोलते हैं हम लोग, एफ। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर फोकस, इसको फोकसांतर भी कहा जाता है। जैसे फोकस दूरी को यहाँ पे फोकसांतर भी कहा जाता है। इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखो चित्र 1.13 में पी एफ फोकस दूरी है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। ये वाला पॉइंट पी एफ, ये हमारा क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, चलो एक चीज तो समझ में आ गया कि अवतल दर्पण में क्या कैसा क्या सीन बनता है फोकस और फोकस दूरी का। जैसे मान लो कि उत्तल दर्पण में अगर हम देखें कि मुख्य फोकस किधर होगा और फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो चलो बात कर लेते हैं। देखो यह है अपना उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में बताया तो उभरा हुआ रहता है, तो इधर से फिर अगेन क्या हो रहा है, पैरेलल आ रहा है। तो कोई भी कभी भी कोई भी किरण अगर प्रधान अक्ष के पैरेलल आती है तो याद रखिएगा वो फोकस से जरूर गुजरती है। जैसे इधर से आया इधर गया, फिर इधर से गया इधर गया, फिर इधर से आया इधर गया, और इधर से आया और इधर गया। लेकिन जब आप इसको इधर से अगर मिलाओगे डैश डैश करके, तो एक पॉइंट पे देखो ये क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। दिमाग में आ रहा है ना, एक पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। इसी पॉइंट क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। समझ में आ गया। और वक्ता के तो बताए थे कि दर्पण के पीछे बनता ऑब्वियसली यहाँ पे सी। ठीक है, एक चीज तो मतलब क्लियर हो गया कि यहाँ पे इसमें कहाँ पे आपका फोकस होगा और कहाँ पे अपना वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, वही चीज लिखा हुआ, जब मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती किरणें उत्तल दर्पण पर पड़ती हैं तो परावर्तन के बाद परावर्तित सभी किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे देखो, जैसे अवतल दर्पण पड़े तो वहां पे क्या आ रहा था कि किरणें आ रही थी, लेकिन इस पॉइंट पर अगर मुख्य फोकस को देखो, यहाँ किरणें जाती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कभी कभी अपसरित दर्पण भी बोला जाता है। वो उसको अभिसरित बोलते हैं, इसको अपसरित दर्पण। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गया था। यहाँ पे फिर से लिखा है एफ से सूचित किया जाता है मुख्य फोकस को। अब देखो उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है। अब देखो कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आईने के सामने अगर फोकस था, यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर आईने के सामने फोकस था तो इसको बोलते हैं वो वास्तविक फोकस। लेकिन जहाँ एक्चुअली जो यहाँ पे फोकस बन रहा है ना, वो दर्पण के पीछे है, तो क्या बोल दोगे, काल्पनिक फोकस। इसलिए यहाँ पे लिखा है फोकस क्या हमारा काल्पनिक होता है। इसे ये भी बोल सकते हो उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे स्थिर रहता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक फोकस आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई थी। तो अंतर आप समझ में आ रहा है ना कि अवतल दर्पण में फोकस हमारा वास्तविक था, लेकिन जब उत्तल दर्पण की हम लोगों ने बात की, उत्तल दर्पण की जब हम लोगों ने बात की, वहां पे हमारा फोकस क्या हो गया, क्या हो गया हमारा फोकस, वो हमारा हो गया काल्पनिक। ठीक है, फिर जब फोकस दूरी तो वही होगा भैया, फोकस दूरी का डेफिनेशन थोड़ा बदल जाएगा। ध्रुव से लेकर के आपका फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी या फोकसांतर। उत्तल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी, इसे बोले थे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, यही हमारा क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो अब क्या सीन बनता है। अब आपको ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया लिख लो, ये आपको बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड के एग्जाम में जो है ना ये प्रूफ आता है। प्रूफ क्या बोलेगा ना, कि बोलेगा कि फोकस बराबर आप सिद्ध करो फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या एफ बराबर r/2। ये प्रूफ करने के लिए बहुत बार आता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ना, कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इसको वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ठीक है, यही आपको बहुत प्रूफ आता है, f = r/2 आपको प्रूफ करना है। ठीक है, f है वक्रता त्रिज्या r है, तो आपको प्रूफ करना है f = r/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहना। इसमें हम दोनों दर्पण में प्रूफ इसको करेंगे, एक अवतल दर्पण में प्रूफ करेंगे और एक उत्तल दर्पण में प्रूफ करेंगे। पहले बात कर लेते हैं अवतल दर्पण की। ठीक है, देखो पहले मैं फिगर समझा देता हूं। देखो जैसे ये अपना क्या था, अपना था ये अवतल दर्पण m', यहां से एक किरण आई। ऑब्वियसली मैं बताया था कि अगर किरण समांतर आएंगी प्रधान अक्ष के तो वो फोकस से गुजरेंगी। ठीक है, निकल गई फोकस पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या कि इधर से जब इधर से टकरा के इधर से आई, तो हम लोगों ने क्या किया कि जिस पॉइंट पे ये टकराया वहां से एक जो है ना डैश डैश की लाइन खींचे, ये वाली डैश डैश की लाइन। ठीक है,
तो जो इंसिडेंस एंगल आया था, जो आपतित किरण इससे बना रही थी अपने, ये जो लाइन BC है इससे जो एंगल बना रही थी वो I था, और जो परावर्तित किरण जो लौट रही थी वो जो एंगल बनाई इससे वो एंगल क्या था, R था। ठीक है, अब वही चीज यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। अब देखो फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव से लेकर के फोकस के बीच में, इसलिए उसको फोकस दूरी लिख दिए। रेडियस क्या होता है, वक्रता केंद्र से लेकर के इस पॉइंट की दूरी, वही R है हमारा। ठीक है, अब इसी चीज को हिंदी में लिख दिया। देखो ये चीज जो हिंदी में लिखा हुआ है ना, ये लिखना जरूरी है। ठीक है ना, अब देखो हिंदी में क्या लिखना है, माना कि mm डैश एक अवतल दर्पण है, मान लिए थे, इसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है, AB एक आपतित किरण है जो बता रहा था, और जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC के समांतर तथा निकट है। ठीक है, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F होकर गुजरती है। ऑब्वियस सी बात, अगर पैरेलल होता तो मैं बताया तो फोकस होकर गुजरता है। साथ ही CB को मिला दिया, जो अभिलंब है, जो इस पे परपेंडिकुलर आ रहा है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ रहा था। तो ये चित्र को ये बंदे ने चित्र को देख करके ये सब चीज लिख दिया। अब देखो एंगल ABC कितना हो गया, आपतन कोण, एंगल I। ठीक है, फिर एंगल CBF क्या हो गया, एंगल CBF क्या हो जाएगा, R। ठीक है, और बताए थे PF क्या होगा, फोकस दूरी, PF क्या होगा अपना फोकस दूरी F, और जो PC होगा वो R होगा। वही चीज लिखा हुआ है, देखो क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, F = R/2। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप फिगर बना लोगे, फिगर के बाद ये लिख दोगे, फिर आपको कर देना है प्रूफ, फिर आपको करना है प्रूफ। तो जो परावर्तन का नियम होता है वो क्या होता है कि हमारा आपतन कोण जो होता है वो हमारा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये अपना रूल है। मीन्स क्या, ये जो एंगल I है और ये जो एंगल R है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, मीन्स क्या, एंगल ABC = एंगल CBF। देखो एंगल ABC = एंगल CBF, ये समझते हो ना, जो बीच में होता है उसी का एंगल देखते हैं। ये सब नाटक है, और सब भी जो भी लिखा है ना, ये सब नाटक होता है। ये AC CF सब नाटक होता है। ये B मेन एंगल, ये B दिखाता है, हम B एंगल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे भी मैं B एंगल की बात कर रहा हूँ। बस ये CF दिखाता है कि किस डायरेक्शन में, किस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं, किस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया था आप लोग को कि ये एंगल सेम होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, AB वो क्या है हमारा, पैरेलल CF के, इस एक्सिस के पैरेलल है ना। तो ये लाइन डैश डैश मार रहे थे, ये लाइन डैश डैश मार रहे थे, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो एकांतर कोण क्या होगा, ये एंगल I था, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, I। वही लिखा है, देख लो, AB पैरेलल टू CP, AB पैरेलल टू CP, CB उसी से मिलती है। तो क्या बदलोगे, एंगल ABC = एंगल BCF। एंगल ABC, ये जो एंगल ये वाला था, ये I, ये एंगल I के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो हमारा क्लियर हो गया था, इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखो जो इक्वेशन 1 था वहां पे था एंगल ABC बराबर एंगल CBF, और जो इक्वेशन 2 था वहां पे था एंगल ABC बराबर एंगल BCF। तो ABC बराबर ये भी है और ABC बराबर ये भी है, मतलब क्या, ये दोनों क्या एक तरह से इक्वल है, ये दोनों एक तरह से क्या इक्वल है। क्या हो जाएगा, एंगल CBF = एंगल BCF। कर लिए खत्म। अब देखो ध्यान से, एंगल CBF कहने का मतलब क्या हुआ, एंगल CBF कहने का मतलब ये एंगल एक तरह से R हुआ। ठीक है, ये एंगल की ये बात कर रहा है, ये एंगल, चलो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, देखो समझना ध्यान से। देखो एक मिनट, ठीक है, कौन सा कलर ले लो बताओ तुम लोग, ये ले लूं, चलो ये ले लेता हूं। ठीक है, देखो अब ध्यान से, ये एंगल ये R की बात कर रहा था, ये एंगल। ठीक है, और जब बात कर रहे हैं इस एंगल की, एंगल BCF की, ये किसकी बात कर रहा है, देख लो, एंगल अपना B किधर है, BCF। मतलब क्या कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, मतलब कह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है। इट मीन्स क्या कि जब बताया था ना, जब दो एंगल सेम होती है तो उसकी भुजा के सामने की भुजा भी क्या होती है, सेम होती है। मीन्स क्या, CF बराबर BF। भाई त्रिकोणमिति बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का रूल होता है कि अगर दो एंगल सेम है तो उसके सामने की भुजा भी क्या होगी, सेम होगी। मतलब इसकी सामने की भुजा क्या है अपनी, ये BF है, और इसके सामने की भुजा क्या अपनी CF है। इसके सामने इसलिए देखो लिखा हुआ है, त्रिभुज BCF एक समबाहु त्रिभुज है, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि दो भुजा सेम होगी तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। मतलब BF बराबर FC, BF बराबर FC, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे। BF ये वाला BF बराबर जो इससे एंगल आ रहा था, इससे एंगल, इस एंगल के जो सामने साइड था वो हमारा FC हो गया। मतलब ये दोनों हम लोग का इक्वल हो चुका है। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया था। अब देखो, अब एक चीज समझना, देखो ध्यान से,
समझने वाली बात क्या है, एक मिनट रुको। अब क्या पॉइंट आ गया कि माना कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। अब देखो क्या सीन बनता है यहाँ पे कि इन्होंने क्या मान लिया ना भैया, इन्होंने मान लिया कि हमारा दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु P के बहुत ही निकट होगा। इनका क्या कहना है, समझना ध्यान से, कि कह रहा है कि ये जो द्वारक है अपना MM' है ना, ये बहुत छोटा है। ये बहुत छोटा होने से क्या होगा कि ये जो पॉइंट B आपको दिख रहा है, ये P पे क्या होगा, मिल जाएगा एक तरह से। B और P एक ही जगह पे आ जाएगा। मान लो यहाँ P है, B लिख लो। इससे क्या होगा ना कि ये जो आपका BF है, ये जो आपका BF है वो आपके PF के बराबर होगा, क्योंकि B पॉइंट एक तरह से यहाँ आ गया, तो ऑब्वियसली जो PF होगा, यहाँ ही B है तो ये भी BF के बराबर होगा। मतलब PF इज इक्वल टू BF लिख सकते हो। भाई हम लोग एक बिंदु पे मान लिए हैं बहुत ही निकट है, तो हम क्या लिख सकते हैं, BF इक्वल टू PF। अब बताओ कि BF बराबर FC और BF बराबर PF, तो एक चीज तो यहां से क्लियर होती है, जब दोनों इक्वेशन सॉल्व करोगे क्या हो, इससे PS बराबर PF मतलब PF बराबर PC, सॉरी PF बराबर FC। यहाँ पे कहना ये क्या चाह रहा है कि PF बराबर FC मीन्स क्या, ये जो फोकस वाला पॉइंट है ये हमारा क्या है, मध्य बिंदु। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो थोड़ा सा कलर चेंज करो और समझ में आएगा। देखो एक मिनट, ये वाला देखो, ये कलर लेता हूँ। देखो इनका कहना है कि ये जो पॉइंट F था, ये वाला पॉइंट F था, तो PF इज इक्वल टू FC हो रहा है। मतलब क्या, ये जो फोकस वाला ये जो वाला पॉइंट है ये हमारा क्या मध्य बिंदु है। तो आप एक बात बताओ कि मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ कि FC प्लस F P बराबर R। मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों का मध्य बिंदु है तो R/2 बराबर क्या हो जाएगा, F। देख लो वही चीज लिखा हुआ है। तो आप लिख सकते हो ना, दोनों मध्य बिंदु है तो PF बराबर PC/2 लिख सकते हो ना भाई। अगर ये दोनों का मध्य बिंदु है तो FC बराबर है PF के, तो हम लिख सकते हैं PF बराबर PC/2। जितना भी PC होगा वो PF जो होगा हमारा, जितना भी PC होगा उसका आधा होगा। वही किया है बस। PF हमारा क्या था बताओ, PF हमारा क्या था, F था, ठीक है, और PC क्या था, R था। तो F बराबर क्या हो गया, R/2। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये आपको एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, ये आपको प्रूफ में पक्का आता है, मतलब लगभग एग्जाम में जो है ये आ ही जाता है। ये चीज आप समझ के चलो, ठीक है। तो आपका एक प्रूफ हो गया, ये अवतल दर्पण के लिए प्रूफ हो गया। अब ये क्वेश्चन में आ सकता है ना, या देखो अगर नहीं कुछ बोलेगा तो दोनों के लिए आप प्रूफ कर देना। हाँ, अगर बोल रहा है कि अवतल दर्पण के लिए करना तो केवल अवतल दर्पण के करना, अगर उत्तल दर्पण के लिए बोलेगा तो केवल उत्तल दर्पण के लिए करना। अब देखो उत्तल दर्पण के लिए हम लोग समझते हैं कैसे हम लोग इस चीज को प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखो समझना ध्यान से, बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा इसको जूम करता हूं। अब देखो हम लोग उत्तल दर्पण में इसको प्रूफ कैसे करते हैं। देखो सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले तो फिगर बनाओगे मस्त भैया। उत्तल दर्पण क्या होता है, उभरा हुआ था दर्पण, इसका जो परावर्तक सतह होता है वो उभरा हुआ रहता रहा। M और M' इसका क्या है, द्वारक है, ठीक है। इसी तरीके से ये पॉइंट P था जो अपना ध्रुव था, ये फोकस था F था, ये अपना वक्रता केंद्र था, ठीक है। तो क्या हुआ है, पॉइंट समझना ध्यान से कि एक समांतर किरणें यहां से यहां आई, ठीक है। वो मैं बताया था कि जो भी समांतर किरणें आती हैं वो हमेशा फोकस को गुजरती है। तो इधर से आया, इधर से अपना निकल के चले गया, यही लाइन इसको क्या हो गया, फोकस पे आराम से आके निकल गई, इस पॉइंट पे आके मिल गई, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर था। हमने क्या किया कि यहाँ पे एक लंब डाल दिया बीच में, जैसे वहां डाला था। तो एक तरह से ये आपतित किरण हो गया, एक तरह से क्या हो गया, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण अगेन क्या हो जाएगा, ये एंगल I हो गया आपतन कोण, और एंगल R क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। ये दोनों चीज क्लियर हो गया। अब देख लो यही चीज को इन्होंने हिंदी में लिखा है, आपको भी लिखना है क्योंकि नंबर चाहिए ना भाई। नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, नंबर चाहिए तो ये लिखना पड़ेगा। फिगर केवल बना दोगे, अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। फिगर बना लो, फिगर देखिए तो लिखना। देखो माना कि MM' एक उत्तल दर्पण है, मान लिए तो भैया इसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है, सही बात। AB एक आपतित किरण है जो उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष OPC के समांतर तथा निकट है, सही बात है। जो AB हम देख रहे हैं वो OP के समांतर गया है और मस्त यहाँ से परावर्तित होकर निकल रहा है, और जो प्रधान अक्ष है जो AB के पैरेलल है या समांतर है, बात तो ठीक है। परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। ऑब्वियसली जब ये यहाँ से यहाँ की तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, एक तरह से फोकस ही आती हुई प्रतीत देगी, इधर से आती हुई प्रतीत देगी, ठीक है। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये अपना क्या है, अपना फोकस, यही कहना चाह रहा है। फिर क्या किया, हम लोग CB को मिलाते हुए N तक बढ़ाया। जो हम लोग का CB था, इस पॉइंट जो CB था, इसको हम लोग क्या किए, N तक बढ़ा दिए। एक तरह से नॉर्मल का काम करेगा, जो कि एक अभिलंब है, देखो लिखा भी है, जो कि हमारा क्या है, अभिलंब है। समझ में आ रहा है, जूम कर लो क्या थोड़ा, वैसे जूम ठीक है यार, तो आज करके देखता हूँ, चलो और ठीक है। अब देखो यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो अब ध्यान से, जब इस पॉइंट को हम लोग देख रहे थे
तो यहां तक तो पहुंच गए थे। इसी तरह देखो क्या होगा, एंगल ए बी एन आपतन कोण क्या होगा, एंगल आई होगा ए बी एन, ठीक। फिर से एंगल डी बी एन, एंगल डी बी एन ये एंगल आर, ठीक। फिर पी एफ क्या अपना फोकस, ऑब्वियसली ये हमारी क्या होगी फोकस दूरी, और ये पी सी क्या होगा पी टू सी हमारा क्या हो जाएगा आर, ठीक, खत्म। तो आपको फिर से अगेन क्या प्रूफ करना है, फिजिकल टू आर बाय टू। ये अवतल दर्पण में भी एफ इजिकल टू आर बाय टू होता है, और उत्तल दर्पण में भी आपको इजिकल टू क्या होता है, एफ इजिकल टू आर बाय टू होता है। यही आपको अब प्रूफ करना है। देखो इसको कैसे प्रूफ करते हैं। पहला तो भैया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इससे तो होना ही होना है भैया, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण तो होना ही होना है, ठीक है। तो एक चीज आप बोल लोगे कि आई इजिकल टू आर बोल लोगे, बोल लो जल्दी से। हम बोल लिए एंगल ए बी एन बराबर एंगल डी बी एन, एंगल ए बी एन एंगल बराबर डी बी एन, ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान देना, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको, देखो ध्यान से, थोड़ा सा कलर भी चेंज कर ला तो और मजा आएगा। देखो देखो ध्यान से, यहां अगर देखो आप ध्यान से, यहां पे इस पॉइंट पे, तो ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल आर आप देख रहे हो, ये एंगल एक ये एंगल के बराबर आ रहा है। देखो ध्यान से, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण हो तो परे हो ना, शीर्षाभिमुख कोण, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, तो ये एंगल जो आप एंगल आर देख रहे हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण से होगा। देखो कैसे, वही लिखा हुआ है एंगल डी बी एन इजकल टू एंगल एफ बी सी, एंगल डी बी एन इजकल टू एंगल एफ बी सी, मतलब शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो ये अपना दूसरा इक्वेशन हो गया, मतलब एक इक्वेशन तो आपतन कोण से आ गया, दूसरा हमारा शीर्षाभिमुख कोण से आ गया। देखो यहाँ पे लिखा भी तो है शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण से, ठीक है। अब देखो ए बी पैरेलल टू पी सी, फिर देखो एकांतर कोण वाला कंसेप्ट आएगा, ए बी पैरेलल टू पी सी मीन्स, और जो क्या लिखा है देखो ध्यान से, सी बी एन उससे मिलती है, ये जो सी बी एन था, तो ये जो सी बी एन था इससे मिलते हुए निकल लेता। आप बताओ ये पैरेलल, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ना भाई, वही चीज लिखा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, वही चीज लिखा हुआ। देखो ध्यान से, संगत कोण होता नहीं है। देखो एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण इस तरह से कुछ होता है ना भाई, ये एंगल और ये एंगल होता है एकांतर कोण, और संगत कोण क्या होता है, इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला, ये संगत कोण के कारण हमारा क्या हो गया, एंगल ए बी एन इज इक्वल टू आप क्या बोलते हैं, एंगल पी सी बी या एफ सी बी लिख सकते हो, ठीक है। वही चीज लिखा है, देखो एंगल ए बी एन इजकल टू एंगल एफ सी बी। अब देखो अपने पास इक्वेशन तीन आ गए, इसी को सॉल्व करना। अब देखो ध्यान से, एंगल ए बी एन बराबर एंगल एफ सी बी था, एंगल ए बी एन का वैल्यू ये वाला डाल दो, एंगल ए बी एन बराबर क्या लिख सकते हो, एंगल डी बी एन। फिर एंगल डी बी एन के बराबर क्या लिख सकते हो आप, एंगल एफ बी सी। तो मतलब फाइनली जो ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करके आया आपका क्या आ गया, एंगल एफ बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी। समझ में आ रहा है, नहीं समझे, देखो एंगल ए बी एन बराबर एंगल डी बी एन आया, एंगल डी बी एन बराबर एंगल एफ बी सी आया, हमको आया जो संगत कोण के कारण हो गया एंगल ए बी एन बराबर एंगल एफ सी बी। अब देखो ध्यान से, एंगल ए बी एन ये वाला है, तो यहाँ पे दिया हुआ कि एंगल ए बी एन बराबर ये पुट करो, तो हम पुट कर दिया एंगल डी बी एन। फिर बोला कि एंगल डी बी एन बराबर भी कुछ है, मतलब एंगल डी बी एन जब आप क्या पुट कर लेंगे, एंगल एफ बी सी, मतलब फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, एंगल जो होता है हम लोग का एफ बी सी बराबर एफ सी बी, ठीक। फिर से अगेन देखो एफ बी सी बराबर एफ सी मतलब क्या बोल रहा है, देखो एफ बी सी मतलब क्या हुआ, एफ बी सी मतलब ये एंगल, और एफ सी बी कौन सा है, देखो एफ सी बी हमारा कौन सा एंगल हो गया, एफ सी बी ये एंगल, मीन्स क्या है, ये दोनों एंगल सेम है। फिर से अब वही कंसेप्ट आ जाएगा, अगर दो एंगल सेम है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, सेम होगी, मतलब क्या, बी एफ इज इक्वल टू एफ सी। देखो समद्विबाहित त्रिभुज हो गया तो क्या हो जाएगा, बी एफ इजकल टू एफ सी। फिर अगेन क्या होगा, अब बताओ, सिंपल सी बात है, बी एफ इजकल टू एफ सी हो रहा है, तो फिर अगेन ये जो पॉइंट बी है ये दूर थोड़े है, ये एक तरह से ध्रुव के नजदीक है। आप बोल सकते हो ना बी एफ बराबर पी एफ, देखो वही चीज लिखा ना, माना कि बिंदु पी के बहुत निकट है, तो क्या हो जाएगा, बी एफ इजकल टू पी एफ, ठीक। यहां से और यहां से निकाले हम लोग बी एफ इजकल टू एफ सी। अब बताओ बी एफ बराबर एफ सी है और बी एफ बराबर पी एफ है, तो हम लिख सकते हैं ना पी एफ एफ सी बराबर पी एफ। सॉल्व कर ले तो हम लोग क्या लिख लिए, पी एफ बराबर एफ सी। बस यहाँ भी आपका क्या हो गया, फिर से अगेन क्या हो गया, ये आपका मिड पॉइंट आ गया, पी एफ इजकल टू एफ सी। तो आप क्या लिख सकते हो, पी एफ बराबर ये पूरा का आधा पी सी बाई टू। देख लो यहाँ पे पी एफ बराबर एफ सी बराबर पी सी बाई टू। पी एफ क्या होता, फोकस दूरी एफ, और पी सी क्या था, आर था। अरे भाई रेडियस होगा ना, वक्रता रेडियस क्या होता है, केंद्र से वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव तक का बीच का डिस्टेंस। तो क्या हो गया, आर बाई टू हो गया, फोकस बराबर आर बाई टू।
तो यहाँ पे आपका मस्त ये भी हम लोग का उत्तल दर्पण में भी प्रूफ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। ये क्वेश्चन आप बहुत आने का चांस रहता है कि आप किसी एक दर्पण के लिए पूछ लेगा या दोनों दर्पण के लिए पूछ लेगा कि आप लोग प्रूफ करो कि F=R/2। तो ठीक है, आज का वीडियो हम लोग इतना ही रखेंगे। देखो, चैनल को अगर मजा आया होगा ना तो कमेंट बॉक्स में बताना कैसा मजा आया, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बगल में बेल आइकन है ना उसको जरूर प्रेस कर लेना। इससे क्या होता है ना कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा ना आपके पास जाएगा। और यार नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वो ज्वाइन करने से आपको क्या फायदा मिलेगा ना कि हर एक चीज मैं वहां पे प्रोवाइड कराता हूँ। नोट्स जितना भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, ये टोटल नोट्स वहां पे आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और यार बंदे को लाओ, हम चाहते हैं ना कि एक्चुअली होता है यार, तुम लोग तो चलो ठीक है तुम लोग पढ़ लेते हो यार, वी ऑल्सो नीड मोटिवेशन। हम लोग को भी तो मोटिवेट चाहिए यार। हम लोग का मोटिवेशन कैसे आता है, जब लोग आप लाइक करते हो, बंदे को जो लाते हो ना और मन करता है वीडियो बनाए, ठीक है ना। तो चलो बंदे को जोड़ो, और हम लोग का ये चीज कंटिन्यू रहेगा, हम लोग का ये चीज हमेशा कंटिन्यू रहेगा। खूब क्वेश्चन लगाएंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा। ओके, चलो बाय।